नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज भी एक नए टॉपिक के साथ आज हम आप लोग के बीच में आए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि जो महत्वपूर्ण विषय है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से जहां से जीके यानी कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना होता है, उन टॉपिक को लेकर के मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट के साथ बड़ा साधारण तरीक़ा से, ताकि आपको समझ में आए और उसकी कुछ कॉमन बातें जिसे आप एक बार में माइंड में बिठा लें और फिर आप बड़ी आसानी से एग्ज़ाम में जाकर कठिन से कठिन प्रश्नों का सही जवाब देकर आ पाएँ। मेरा उद्देश्य यही होता है। लेकिन आज जो हम लेकर आए हैं जिस टॉपिक का, उसका नाम है बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी बिहार, ये यहाँ से क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, भले छोटा सा ये टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और हम ये सोचकर इस चैप्टर या टॉपिक को नज़रअंदाज करते हैं कि चलो पढ़ लेंगे, किसी दिन देख लेंगे, या कभी एग्ज़ाम में जाते समय सरसरी नज़र से देख लिए, तो ये तरीका नहीं चलेगा। इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक पर यदि आप देख के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप वहाँ सही आंसर दे के आइएगा, बल्कि जब एग्जामिनेशन के समय आप इसको सरसरी नज़र से देखिएगा तो और कन्फ्यूजन पाल के जाइएगा। चूँकि समय कम होने के चलते आप इनके कॉन्सेप्ट और फैक्ट को सही ढंग से अपने माइंड में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। छोड़िए, अगर इन सभी विषयों पर अगर कमियां निकाला जाए या इनके तरफ चिंतन किया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा बहस होगा और लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम अपने विषय वस्तु पर चलते हैं और सीधा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम वन्यजीव अभयारण्य पढ़ रहे हैं, वो भी बिहार के। ठीक है, बिहार के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, वन्यजीव अभयारण्य, थोड़ा सा इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। वन्यजीव अभयारण्य का मतलब है, क्या होता है कि यानी कि ऐसे जीव जंतु, अभयारण्य यानी कि निर्भय होकर अपने क्षेत्र विशेष में, तो जीव जंतु खास करके जंगल में होते हैं ना, जो जानवर की बात कर रहे हैं, तो वो निर्भय होकर गमन कर सके, अपना जनन प्रजनन कर सके, उसे किसी का शिकार होने का या किसी द्वारा मानव निर्मित किसी भी तरह के एलिमेंट द्वारा उसकी घटना दुर्घटना ना हो, यानी कि पूरा स्वच्छंद सुरक्षित अपना जीवन जी सके, ऐसे क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले वहाँ के जंतुओं को या उस एरिया को यानी कि अभयारण्य कहा जाता है। ठीक है, अरण्य मतलब जंगल, अभय अरण्य, निर्भय होकर वहाँ रहना। देखिए, आबादी बढ़ा, पूरे दुनिया का ये समस्या है। मैं 2 लाइन में कहना चाहूँगा, आबादी बढ़ा और आबादी बढ़ने के बाद इस धरती पर केवल और केवल अपना अधिकार और वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से मनुष्य ने इस धरती पर वो हर काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसके चलते इस धरती पर अन्य लोगों का भी अधिकार है उतना ही जितना मनुष्य का है, मानव का है। अगर यहाँ उसे रहने, घर बनाने, जीने का अधिकार है, तो यहाँ तक कि एक चींटी से लेकर बड़ा सा व्हेल मछली तक सबको इसी धरती ने जन्म दिया है। यहाँ की ही प्रकृति से वो उत्पन्न हुआ है और उसका भी उतना ही अधिकार है। किसी को समाप्त या किसी को खत्म करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। लेकिन मनुष्य ने अपनी इस तथाकथित अंधे विकास की होड़ में इन जीवों को या ऐसे प्राणियों को बिल्कुल समाप्त करके, उनके निवास स्थान को समाप्त करके केवल और केवल अपना विकास करने के उद्देश्य से इस सृष्टि की व्यवस्था ही समाप्त करने पर तुला हुआ। इसी कारण सरकार और इन विषयों पर चिंतन करने वाली एजेंसियां कुछ इस तरह की विचारधारा लेकर आई जिससे वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। यानी इन लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने सुरक्षा दिया किसी खास एरिया में, जहां पर ये सुरक्षित रहेंगे और वहां इन्हें मानव द्वारा किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए। इनके लिए कड़े कड़े नियम होते हैं, कानून होते हैं, जिसके तहत आप आए दिन सुनते होंगे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों को सज़ा दी जाती है, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होता है। तो ये सब बनाया गया। ठीक है, अभयारण्य का ये उद्देश्य है। इसी में हम केवल बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में 5 यानी कि 6 वन्यजीव अभयारण्य है। कितना है? 6। पहला है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए, वो इस
ये कोई नया चीज़ नहीं है, आप जाकर भी बुक में पढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, इसमें क्या पढ़ने लायक है और क्या नहीं है शायद आपको जानकारी नहीं है। यानी कि इसमें केवल और केवल बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। क्वेश्चन इतना ही से आता है इनके लोकेशन से कि ये कहाँ है। दूसरा आता है इन्हें अभयारण्य कब घोषित किया गया, यानी कि डेट। और तीसरा, उस अभयारण्य का मुख्य आकर्षक जीव क्या है। वैसे सभी अभयारण्य में 90% जो जंतु जीव है वो सेम हो जाएंगे बिहार के, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव होंगे जो वहाँ होंगे तो दूसरे जगह वाले में नहीं होंगे। इस चीज़ को माइंड मेकअप करके जाना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, अंधाधुंध मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उस इशारे को समझिए और उसको दिमाग में बैठा कर जाइए, निश्चित सफलता है। तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहे थे, ये कहाँ है भाई? तो सबसे पहले याद रखिएगा ये मुंगेर में है, भीम बांध मुंगेर में है। और इसका जो ये अभयारण्य जो बना ये 1976 में, मैंने इसके लिए स्थापना शब्द लिखा है, 1976 में ये अभयारण्य घोषित किया गया सरकार के द्वारा। इसकी एरिया है 632 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मुख्य जीव इसके अंदर जो पाया जाता है वो है तेंदुआ, भालू, सांबर, जंगली सुअर, भेड़िया, लंगूर, बंदर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर, सांप। अब देखिए इतने सारे जीव पाए जा रहे हैं भीमबांध यानी मुंगेर वाले में, तो इसमें सबसे मतलब ज़्यादा इसमें सारे जीव को तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें तेंदुआ, सांप, मोर, ठीक है, और मगरमच्छ, ये 4 ऐसे जीव है, याद रखिए तेंदुआ, मगरमच्छ, मोर और सांप। ये यहाँ का आकर्षण का विषय है जो सभी अभयारण्य में नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर पर है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। नाम से ही पता चल रहा है भगवान बुद्ध के नाम पर है। और बिहार में बुद्ध से संबंधित फेमस जगह कौन सा है? या तो नालंदा होगा, गया होगा, नहीं तो राजगीर होगा, यही 3 में से कोई होगा। तो सिंपल बात है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य यानी गया, याद रखना कहाँ है? गया में। ये अभयारण्य की जो विस्तार है यानी एरिया है 26 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। और ये 1976 में इसकी स्थापना हुआ। और उसके बाद में इसके अंदर का मुख्य आकर्षक जीव की बात करें तो चीता है, सांबर है, तेंदुआ है, हिरन है और चीतल है। सबसे फेमस चीतल है जो कि यहाँ नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज चीता और चीतल कहाँ? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य में। उसके बाद में 3 नंबर पर है वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य। देखिए वाल्मीकि नगर तो बिहार के या पूरे देश में फेमस है, क्योंकि ये राज्य स्तर की संरक्षण से नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर की संरक्षण का ये वन्यजीव अभयारण्य है। अभी जस्ट इसकी स्थापना 1990 में किया गया, ठीक है। ये सबसे नया इसको घोषणा किया गया। और स्थान ये कहाँ है? तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, ठीक है। इसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ दूसरी बाघ परियोजना भी कहा जाता है। देखिए यहाँ टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और यहाँ टाइगर के जनन प्रजनन का क्षेत्र माना जाता है। और ऐसे भी टाइगर बचाना हमारे देश के सरकार के लिए, ये सभी के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस हिसाब से यह क्षेत्र काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। यह देश में 18वां स्थान है इसका टाइगर रिजर्व के रूप में। 18वां ये उद्यान बना 1990 में राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। इसके मुख्य जीव टाइगर, जैसे कि मैंने बताया, अन्य जीव भी है, हाथी है, उसके बाद में नीलगाय है, सांभर है, भालू है, तेंदुआ है, अन्य जीव भी है, लेकिन बाघ इसके महत्वपूर्ण आकर्षण है वाल्मीकि नगर का। उसके 4 नंबर पर अगर अगला हम देखते हैं, इस वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसमें ये एक काउंटिंग हुआ 2002 में, तो इसमें 33 बाघ थे, जो कि 2008 में यह घटकर 7 हो गया। देखिए किस तरह की सुरक्षा वहां पर दिया गया है कि बाघों की संख्या लगातार गिर रही है, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1973 यानी 1973 में हुआ, ठीक है। और ये लगभग आप लोग जानते हैं कि ऊपर के जितने भी जीव हैं वहाँ पे, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया तेंदुआ, भालू, सांबर, जंगली सुअर, भेड़िया, लंगूर, बंदर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर, सांप, ये सारे जीव उस यानी कि पटना जू के अंदर या इस अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसका मुख्य आकर्षण क्या है जो और जगह नहीं है? यह गेंडा प्रजनन के लिए देश में एक स्थान पर है। यानी गेंडा प्रजनन के मामले में पटना जू यानी संजय गांधी जैविक उद्यान
1 नंबर स्थान पर चल रहा है। इतना सुरक्षित गैंडा अन्य किसी यानी कि उद्यान में नहीं है। यहाँ पर उनका जनन प्रजनन यानी कि उनकी ख्याल इस वातावरण में, इस जलवायु में अच्छा रखा जा रहा है और इसका प्रभाव उनके ऊपर अच्छा पड़ रहा है। इस जैविक उद्यान का दूसरा सबसे आकर्षण का केंद्र क्या है? वो है पटना जू में 11 कमरों का सांप घर, जो जल्दी अन्य जू में नहीं मिलता है, खास करके बिहार में तो नहीं है। ठीक है, तो 11 कमरों का सांप घर हो सकता है इससे क्वेश्चन आए, तो आप याद रखेंगे ये पटना जू की पहचान है। ये रहा हमारा। अब 5, 6, 4 तो जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि जानवरों को खास करके हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन 2 ऐसे अभयारण्य हैं जो मछली से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। एक है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य और दूसरा है परमान डॉल्फिन अभयारण्य। अभी जस्ट मैंने बताया कि 4 क्या है, जानवरों से जुड़ा हुआ है और उनसे संबंधित अभयारण्य है, और 2 उसको कंजर्व करता है, यानी कि डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है ना। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ है? ये है भागलपुर में। और ये कब स्थापना किया गया इसको? तो ये 1990 में, और इसकी एरिया कितना है? तो 50 किलोमीटर तक में ये फैला हुआ है। देखिए, मैं इससे पहले वाला जब वीडियो मैंने बनाया था और उसमें जब आपको रिवर चैप्टर पढ़ाया था, तो रिवर चैप्टर में ये बात मैंने बोला था कि गंगा की जो डॉल्फिन है, बाकी उसमें अनंत जीव हो सकते हैं, लेकिन गंगेटिक डॉल्फिन केवल गंगा में ही मिलता है। ठीक है, हो सकता है अन्य जगह पर मिले लेकिन बड़ी कम मात्रा में, लेकिन वो इसी में रहते हैं। चूँकि इसी नेचर की वाटर और इसी नेचर का तापमान और इसी नेचर के जल का जो है रासायनिक संरचना जिसको बोलते हैं, सब तरह का, हर जगह के समुद्री जल का अलग सिस्टम फेनोमेना है, गंगा का अलग है। तो ये सब मेन फैक्टर्स होते हैं जो आगे हम जानेंगे भी और सब वीडियो में। तो ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है, इन्हीं सभी फेनोमेना के चलते इस गंगा में ही केवल पाया जाता है, क्योंकि इनका संरक्षण, संवर्धन और इनका जनन प्रजनन इसी जल में हो सकता है। तो ये विलुप्त हो रही थी अचानक। तो सरकार और समाज के लिए यह एक समस्या बना कि आखिर विलुप्त होने का कारण क्या है। कहीं हम लोग उसके जल का जो उसके अनुकूल संरचना था उसे खराब तो नहीं कर दिया, जिसके चलते वो या तो मर गए, नहीं तो यहाँ से भाग गए। तो ये एक समस्या था। इसी को कंजर्व करने के लिए, इसी को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया? विक्रमशिला यानी कि भागलपुर में के एरिया में ही, चूंकि गंगा का विस्तार भागलपुर तक है, तो उस एरिया में डॉल्फिन ये पाया जाता था। तो उस एरिया में इनके जनन प्रजनन के लिए जितना कुछ हो सकता था, इनकी सुरक्षा संरक्षा करने का पूरा व्यवस्था किया उस गंगा क्षेत्र में। इसीलिए उस इलाके को विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहा जाता है। यह 1990 में हुआ। इसकी एरिया 50 किलोमीटर। तो याद रखिएगा। दूसरा, परमान डॉल्फिन अभयारण्य। देखिए, इसको अभी दर्जा मिला नहीं हुआ है अभयारण्य का सरकारी तौर पर, लेकिन इसकी आवाज़ लगातार उठ रहे हैं। और ये परमान नदी पर है, यह अररिया में पड़ता है। 1993 से 95 के बीच में वहाँ के कई सामाजिक कार्यकर्ता जो इस डॉल्फिन अभयारण्य को घोषित कराना चाहते हैं, वो लोग, वहाँ के अक्सर निवासी लोग, देखें कि वहाँ की नदियों में लगभग 30 से 40 डॉल्फिन मछलियाँ वहाँ पे विचरण करती हुई, जिससे कि ये एक अजूबा था बिहार सरकार के लिए। एक तरफ आप बचा रहे हैं और दूसरी तरफ एक और जगह पे आपको मिला, तो उसकी सुरक्षा करना होता है। देखिए, डॉल्फिन मछली प्रॉपर रूप से सभी मछलियों में आप कह सकते हैं सबसे बुद्धिजीवी प्रकार की मछली होती है। दूसरा कि ये मानव की भावना को, भाषा को, जज्बात को, यहाँ वहीं जज्बात को भी समझ जाती है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क में जितना तर्क है ना, उसके अंदर जो इमोशन है, वो डॉल्फिन मछलियाँ समझती हैं। ऐसा कहीं से सुनने को मिला, या कई मूवीज में कोई डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए डॉल्फिन मछली का काफ़ी महत्व है। अन्य भी उसका महत्व हो सकता है, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। अब आगे बात करते हैं पक्षी विहार की। देखिए, बिहार में पक्षी विहार का जो है वह है कितना है? तो 6 है। पहला है कंवर,
पक्षी विहार, दूसरा है नागी पक्षी विहार, तीसरा है बक्सर पक्षी विहार, चौथा है गोगा बिल पक्षी विहार, पांचवा है कुशेश्वर पक्षी विहार और छठा है नकटी पक्षी विहार। अब जान लेते हैं ये पक्षी विहार क्या होता है। वो क्षेत्र, विहार मतलब भ्रमण करना, घूमना, ठीक है, स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से, यानी कि यहाँ पे पक्षी विहार 6 है। वैसा एरिया जहाँ पर पक्षियों के निवास करने, उनकी जनन प्रजनन करने, उनका विकास होने की असीम संभावना बनता हो, जहाँ उन्हें संरक्षित जीवन जीने का बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो, उस क्षेत्र को पक्षी विहार कहा जाता है, ठीक है, जहाँ वह निवास कर ले। अब क्या होता है कि ये कांवर पक्षी कुछ ऐसे हमारे कहीं पर भी, यही नहीं, लेकिन अभी हम बिहार पढ़ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, बिहार में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर काफ़ी दूर से हजारों हजार किलोमीटर से पक्षियाँ जनन प्रजनन और अपना विकास करने के लिए उस एरिया में आते थे, वहाँ रुकते थे, जनन प्रजनन करके और फिर वापस पुनः उस इलाके में लौट जाते थे जहाँ से वो आए थे। इसमें है रूस, मंगोलिया, साइबेरिया, चीन, हिमालय, श्रीलंका। यहाँ से सोचिए कहाँ कहाँ से बिहार में आते थे ये पक्षियाँ। लेकिन आज बदलते वातावरण में इन सभी पर संकट मंडराने लगा है। ये सुंदरता चूँकि पक्षियों का एक बहुत ही मनोरम और खूबसूरत दृश्य होता है, चूँकि पक्षी हमारे लिए एक आकर्षण का केंद्र रहता है, कई तरह का फूड चेन सिस्टम का अंग भी होते हैं। तो जब ये विलुप्त हो जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ा होगा। तो आइए जान लेते हैं कि बिहार के ये जो 6 पक्षी विहार हैं, कौन किस जिले से है और इसकी कब स्थापना हुआ था, ठीक है। तो कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में पड़ता है। इसकी स्थापना 1989 में हुआ और ये लगभग 63 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। एक बार और, कांवर कहाँ है? बेगूसराय में। दूसरा है नागी पक्षी विहार, ये कहाँ है? ये जमुई में है। 1987 में इसका स्थापना हुआ। मैं स्थापना शब्द बोला हूँ क्योंकि घोषणा होता है। पक्षी विहार 1987 में इसकी घोषणा हुआ सरकारी तौर पर और 8 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है नागी। बक्सर पक्षी विहार 1976 में इसको घोषणा किया गया और ये 25 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है कि कश्मीर से, वैसे तो यहाँ बहुत सारे पक्षियाँ आते हैं, कश्मीर से बक्सर अक्टूबर महीने में लालसर नामक पक्षी आता है, रहता है, जनन प्रजनन करता है और अपने पुनः प्रजनन के बाद अपने बच्चों को लेकर मार्च में वह कश्मीर लौट जाता है। सोचिए, और ये परंपरा वर्षों से होते आ रहा है। उसके बाद में है गोगाबिल पक्षी विहार। ये कहाँ पड़ता है? गोगाबिल कटिहार में पड़ता है, ठीक है। गोगाबिल, ये गोगाबिल झील के पास पड़ता है, ठीक है, गोगाबिल झील के पास। ये 1990 में इसको घोषणा किया गया। अगला है कुशेश्वर पक्षी विहार, कहाँ है? दरभंगा है और ये कितना किलोमीटर में है? ये 29 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अभी इसे वो दर्जा नहीं मिला है, इसलिए इसका कोई अभी डेट नहीं है। नकटी पक्षी विहार, ये कहाँ है? ये जमुई है, जमुई है और 1987 में इसकी घोषणा हो चुका है। इसकी सुरक्षा होता है। 3.5 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। तो इन चीज़ों को बार बार समझने के लिए आप बार बार वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ पढ़ के जाना है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर इस चैप्टर से हो तो। क्या पूछता है? किस जिले में है, इसकी घोषणा कब की गई, इसकी एरिया क्या है। तो घोषणा और एरिया तो 3 नंबर का चीज़ है, वहाँ से जल्दी क्वेश्चन आता ही नहीं है। बस किस जिले में हैं ये आपको, और उनकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को जैसे कि मैं वीडियो में बता चुका हूं, उन विशेषताओं को आप समझ कर जाएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक आध क्वेश्चन तो आप बनाकर हर एग्जाम में आएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर इन्फॉर्मेटिव है तो, नहीं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।